हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला में भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में नंबर 1 है आपका अभिलेख। तो अभिलेख हमें पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो हमें मिला है वो मध्य एशिया के बोगसकोई से मिला है। मध्य एशिया के बोगसकोई। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र के नाम वर्णित हैं और इसी अभिलेख से हमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिला है मध्य एशिया के बोगसकोई से। ठीक है। अब है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं 300 ईस्वी पूर्व के। ठीक है। तो इनका अनुवाद, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम अनुवाद आपका 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अभिलेखों का अध्ययन आपका एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो पॉइंट पड़ा था वो है आपका स्मारक एवं भवन। तो उस समय की जो स्मारक और भवन जो मुख्य रूप से थे वो थे मंदिर। तो मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतर गांव का मंदिर कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर जो द्रविड़ शैली में बना है, कदरिया महादेव खजुराहो वो आपका नागड़ शैली में बना है। उस समय 3 शैलियां विशेष रूप से प्रचलित थी, वेसर, द्रविड़ और नागड़ शैली। तो ये मंदिर विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है। उसके बाद आपका हम पढ़ेंगे सिक्के। आपके 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हमें प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। ये सबसे प्राचीनतम थे। इसमें हमें पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं आहत सिक्कों में। ठीक है। सिक्कों की बात करें तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए और यवन ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियसली पूछा गया है कि यवनों ने सिक्कों पर लिखने का कार्य सबसे पहले किसने किया है? तो यवन ने किया है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। अब मूर्तियों के निर्माण का आरंभ सबसे प्रथम कुषाण काल में हुआ है, पर कुषाण कालीन मूर्तियों पर हमें वैदेशिक प्रभाव मिलता है, जबकि मथुरा काल की मूर्तियों पे हमें स्वदेशी प्रभाव प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम मूर्तियों का निर्माण कब आरंभ हुआ? कुषाण काल में। फिर चित्रकला। चित्रकला सभी को पता है, सबसे फेमस अजंता की चित्रकला है, जिसमें माता शिशु का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र और बोधि सत्व पद्म पाणिनि का चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद मोहरे देखें तो हड़प्पा, मोहनजुदाड़ो और बसाड़ से मिली मोहर से हमें पुरातात्विक स्रोत है, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है ये मोहरे, और इससे हमें उस समय के व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमारे अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे आती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने 3 प्रकार पढ़े थे, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम धार्मिक ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है आपके वेद। वेदों को ही संहिता भी कहा गया है। तो वेद क्या है? प्राचीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। वेद हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। तो वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें। ऋग्वेद की जो संकलन हुआ है वो आपका 1500 ईस्वी पूर्व से
1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत में कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मध्य एशिया के बोगसकोई अभिलेख से। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसमें ऋचाओं में बद्ध है। ये जो अभिलेख, ये वेद है, ये ऋचाओं में बद्ध है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। याद रखेंगे, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? होत्र। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं होत्र। पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता, सविता, गायत्री मंत्र की बात की गई है। और 9वें मंडल पे सोम देवता, और 10वां मंडल आपका चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का जानकारी देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, 9वां मंडल सोम देवता से, और चतुर्थ मंडल आपका, वो 10वां मंडल चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना देता है, जिसमें चार वर्ण हैं आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब आपका दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों के नियम का वर्णन करता है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके गद्य व पद दोनों में है, जबकि ऋग्वेद सिर्फ गद्य में था, पर ये जो वेद है ये आपका गद्य व पद्य दोनों में है। इसमें बलिदान का वर्णन है। इसके पाठ्यकर्ता को कहते हैं आपका अध्वर्यु। ऋग्वेद के कहते हैं होत्र, इसके कहते हैं अध्वर्यु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सामवेद। साम का अर्थ होता है गाना, तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, गाने वगैरह का। भारतीय संगीत का जनक है ये जो सामवेद है। ये बेसिकली सारे गामा पदा निशा जो भी है, ये आपके सामवेद से लिया गया है। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। ठीक है, इसमें 1875 ऋचाएं मंत्र है, जबकि ऋग्वेद में कितनी थी? 10,580, और सामवेद में कितनी है? 1875 ऋचाएं। ठीक है, अब जो अंत में है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके अथर्ववेद का जो रचयिता है वो अथर्वा ऋषि हैं। ठीक है, इसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं। 731 मंत्र और 6000 पद। इसके पाठ्यकर्ता को कहते हैं आपके ब्रह्मा। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना या तंत्र मंत्र का वर्णन है। तो अथर्ववेद में क्या है? बेसिकली तंत्र मंत्र, जादू टोना के विषय में, औषधि के विषय में ज्ञान है। ठीक है, सामवेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में कर्मकांडी है। यजुर्वेद कर्मकांड है। कर्म यज्ञों के समय जो भी कर्मकांड करे जाते हैं, नियम करे जाते हैं, वो आपके यजुर्वेद में। तो इस प्रकार हमने ब्राह्मण साहित्य में वेदों का वर्णन पढ़ लिया है। अब हम आगे के लेक्चर में इसके और भाग पढ़ेंगे। तो इस पर तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।